गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने हॉट डेजर्ट पढ़ा था, सहारा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि है कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में पढ़ने वाले हम। लद्दाख कहाँ पे? हिमालयन रेंज में लाई करता है, ओके, जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कहाँ ये रीजन है। तो लद्दाख इज अ क्लोज डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड पे द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द झास्कर माउंटेन्स इन द साउथ एनक्लोजेज इट। तो देखो मैप के अंदर ये बीच में तुम्हें ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये लद्दाख है, ओके। तो यहाँ नीचे देख सकते हो तुम, दूसरी जो माउंटेन रेंजेस होती है वो यहाँ से गुजर रही है। ये झास्कर रिवर है, यहाँ पे झास्कर रेंज है, ओके, और ऊपर काराकोरम रेंज है। तो दो रेंजेस है यहाँ पे, क्लियर, माउंटेन की रेंजेस है, वो यहाँ से गुजर रही है और उसके बीच का जो पूरा एरिया है वो है लद्दाख। और देख सकते हैं बहुत सारी रिवर्स भी यहाँ से फ्लो कर रही है, जैसे इंडस रिवर हो गई, मेन रिवर वहां पे, क्लियर। फिर ये श्योक रिवर हो गई। तो बहुत सारी रिवर्स जो है वो भी लद्दाख एरिया से पास करती है। इवन कारगिल जो है वो भी लद्दाख में ही है। सो काराकोरम रेंज और झास्कर रेंज के बीच में ये लाई करता है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, जैसे कि मैंने बताया इंडस रिवर जो है वो भी यहाँ से फ्लो करती है, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम। सो इंडस रिवर लद्दाख से होते हुए फ्लो करती है। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज फॉर्म्स डीप वैलीज एंड गॉल्जेस। तो रिवर्स क्या बनाती है? डीप वैलीज और गॉल्जेस बनाती है। डीप वैलीज जैसे कि अगर देखें तो यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हो दो रिवर्स के बीच, दो माउंटेन्स के बीच में रिवर फ्लो कर रही है, ओके। दो माउंटेन्स के बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है, उसे हम बोलेंगे डीप वैली फॉर्म करना, ठीक है। तो रिवर्स यहाँ पे जो माउंटेन्स के बीच में वैलीज फॉर्म करती है और माउंटेन्स को कट करते हुए निकलती है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं गॉल्जेस, क्लियर। तो ये जो पूरा एरिया बनाया है इसने, रिवर ने, ये एरिया क्या हुआ, इसने रिवर ने कट किया, यहाँ पे दोनों माउंटेन्स के बीच में ये एरिया कट किया, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गॉल्जेस कहेंगे। Several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri Glacier. बहुत सारे ग्लेशियर्स भी यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया है गांगरी ग्लेशियर का। The altitude in Ladakh varies from about 3000 in Kargil to more than 8000 in the Karakoram range. तो एल्टीट्यूड यानी हाइट वेरिएशंस जो है, तो कारगिल में हाइट क्या है? 3000 मीटर है, मतलब अबव सी लेवल। सी लेवल 0 मीटर होता है, तो सी लेवल से 3000 मीटर ज्यादा। और काराकोरम रेंज में जो है, जो एल्टीट्यूड है वो 8000 मीटर चला जाता है। द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। बिकॉज हाई एल्टीट्यूड है तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीमली कोल्ड है और ड्राई क्लाइमेट है। एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। अब यहाँ की एयर भी इतनी थिन है, जो सनरेज आती है, सनलाइट जो आती है, उसकी जो हीट है डायरेक्टली वो हम बॉडी के ऊपर फील कर सकते हैं, क्लियर। अब नॉर्मल सिटी में हम रहते हैं तो क्या होता है कि एयर यहाँ पे, और जो सी लेवल से नीचे वाला एरिया रहता है, सी लेवल के पास वाला, ठीक है, 100 मीटर या फिर 500 मीटर की जो ऊंचाई रहती है, तो वो हाइट पे क्या रहता है कि सनरेज जब आती है वहां तक तो बहुत सारे एयर मीडियम से गुजर के आती है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट सनलाइट जो हमारे बॉडी के ऊपर फॉल करती है तो उतनी हीट जनरेट नहीं होती, मतलब हीट हम फील नहीं कर पाते सन की। जबकि वहां पे क्या है कि एयर इतनी थिन है, तो सनलाइट जब फॉल करती है हमारी बॉडी पे तो हम उसकी हीट जो है वो फील कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंटेंस हीट रहती है। The day temperature in summer are just above 0 degree and night temperature well below -30 degree, -30 डिग्री। तो दिन में तो टेम्परेचर है 0 डिग्री से थोड़ा बहुत ऊपर, और रात में -30 चला जाता है टेम्परेचर। It is freezing cold in the winters when the temperatures may remain below -40 डिग्री सेल्सियस for most of the time। विंटर के टाइम पे देखो क्या होता है, टेम्परेचर जो है -40 से नीचे ही रहता है, तो उस टाइम पे बहुत ठंडी रहती है वहां पे। फिर एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयस देयर इज लिटिल रेनफॉल, ओके। रेन शेडो एरिया में इसलिए यहाँ पे लिटिल रेनफॉल है। रेन शेडो एरिया क्या होता है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो रेन शेडो एरिया यानी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम, तो जब बारिश आती है, ठीक है, यहाँ पे सी है और ये माउंटेन है, तो जब बारिश आती है, क्लाउड जो है माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पाता, तो एक तरफ पूरा बारिश हो जाता है तो उसको विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन कहते हैं, और दूसरी जो तरफ है माउंटेन का उसे हम लीवर्ड साइड कहेंगे, जिसको रेन शैडो एरिया कहेंगे। यानी क्या कि यहाँ पे बारिश नहीं होगी,
क्लियर, बारिश पूरी विंडवर्ड साइड पे हो गई, एक तरफ हो गई और दूसरी तरफ बारिश नहीं है। तो लद्दाख जो है वो रेन शेडो एरिया में लाई करता है, इसलिए वहां पे रेनफॉल जो है वो भी बहुत ही कम है। ओके, एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ हिमालयस, देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। तो बहुत ही कम रेनफॉल होती है। ओके, सबसे लोएस्ट रेनफॉल जो है लद्दाख में मतलब मानी जाती है, लद्दाख फिर राजस्थान वगैरह। डू यू नो सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहले तो वर्ड ओरिजिन, लद्दाख के वर्ड ओरिजिन, ला मीन्स क्या होता है, ला मीन्स होता है माउंटेन पास, और दाक मीन्स क्या होता है, कंट्री। क्लियर, तो लद्दाख यानी माउंटेन पासिस जहां पे है वो वाली कंट्री। सेकेंड डू यू नो देखो, द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो द्रास जो है ना, वहां पे इंडिया में सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है द्रास में। ओके, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कहां रिकॉर्ड होता है, द्रास में। तो इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑफ द अर्थ। आगे बढ़ते हैं, एक और डू यू नो सेक्शन देखते हैं। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचान विच मीन्स स्नो लैंड। तो लद्दाख को खापाचान भी कहा जाता है, यानी कि स्नो लैंड कहा जाता है। तो हमने ये देख लिया कि वो रेन शेडो रीजन में लाई करता है, इसलिए वहां पे बहुत ही रेनफॉल कम होती है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट लाइट। तो दोनों चीजें एक साथ एक्सपीरियंस होती है, ठीक है, फ्रीजिंग विंड्स भी और साथ साथ में बर्निंग हॉट सनलाइट। और सनलाइट तो फॉल कर ही रही है, फिर भी वहां पे नीचे विंड्स जो फ्लो करती है वो बहुत ही ठंडी रहती है, ऐसा। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट देखो, अगर मान लो तुम दिन के टाइम पे तुम्हारे पैर है शेडो में, और तुम्हारी बॉडी है मतलब डायरेक्ट सनलाइट जहाँ फॉल कर रही है वहां पे, है ना, तो फिर तुम्हें दोनों चीजें एक साथ लग जाएगी, सर्दी भी गर्मी भी। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड, तुम सनलाइट में बैठे लेकिन तुम्हारे पैर कहाँ पे, शेड में है, तो हम एक ही साथ यू मे सफर फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। तो दोनों, सनस्ट्रोक क्या होता है, ज्यादा सनलाइट में हम रहते हैं, ज्यादा सनरेज फॉल करती है हमारी बॉडी पे, ठीक है, ज्यादा गर्मी में हम रहते हैं तो हमें सनस्ट्रोक होता है। और दूसरा होता है फ्रॉस्ट बाइट, ये तब होता है जब हम ज्यादा ठंडी में रहते हैं। तो हमारे पैर अगर शेड एरिया में है तो वहां पे पैरों में हमें फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा और बाकी बॉडी में सनस्ट्रोक हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, दोनों एक साथ हो सकता है। तो इतने ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन है, मतलब सनलाइट भी डायरेक्टली फॉल कर रही है और उसी टाइम नीचे फ्रीजिंग कोल्ड है, टेम्परेचर काफी लो है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लोरा एंड फाउना देखेंगे। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। ड्यू टू हाई एरिडिटी यानी बहुत ही सूखा है, यहाँ पे ज्यादा बारिश वगैरह है नहीं, हमने देखा बहुत ही लो रेनफॉल होती है, तो वेजिटेशन बहुत ही कम है यहाँ पे। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। बहुत ही कम पैचेस है जहाँ पे ग्रासेस वगैरह अवेलेबल है, श्रब्स वगैरह अवेलेबल है एनिमल्स के लिए, बहुत ही कम है। स्कैंटी मतलब बहुत कम। ग्रूव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज। तो ये दो टाइप के पेड़ है, ठीक है, ग्रूव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स। तो विलोज यानी इस तरीके के कुछ ट्रीज जो होते हैं, विलोज एंड पॉपुलर्स, ओके, तो इस तरीके के ट्रीज जो है वहां पे कुछ कुछ एरिया में देखने के लिए मिलते हैं, विलोज एंड पॉपुलर्स। ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम। समर वाले टाइम पे ये तीन टाइप के फ्रूट्स वहां पे ग्रो करते हैं। एप्पल सबको पता है, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स। तो देखो ये तो विलो एंड पॉपुलर्स का ही है फिर से इमेज। तो एप्रिकॉट यानी कि ये वाले जो फ्रूट्स होते हैं, अगर खाए होंगे तुमने, ठीक है, ये अंदर एक छोटा सा बीज होता है, इसके अंदर बस भी छोटी छोटी बादाम निकलती है। ये ड्राई फ्रूट्स में अक्सर लाते होंगे देखना घर पे। और वॉलनट्स यानी कि अखरोट जो हम बोलते हैं, क्लियर। तो एप्रिकॉट्स क्या हो गया, ये इस टाइप का जो फ्रूट होता है वो, और वॉलनट्स यानी कि अखरोट जो होते हैं, क्लियर। तो एप्पल्स, वॉलनट्स और एप्रिकॉट्स, ये तीन टाइप के फ्रूट ट्रीज जो होते हैं वो समर के टाइम पे यहाँ पे ग्रो करते हैं। फिर आ जाता है सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। बहुत सारे बर्ड्स के स्पीशीज जो है वो भी लद्दाख में दिखते हैं। कौन कौन सी बर्ड्स है देखो, रॉबिन, रेड स्टार्स, फिर टिबेटियन स्नोकॉक, रेवन एंड होपोई। तो ये चारों की चारों पांच बर्ड्स हैं यहाँ पे। पांचों बर्ड्स की इमेजेस हम एक बार देख लेते हैं, ओके।
तो ये है रॉबिन बर्ड, ठीक है। रॉबिन और दूसरी जो रेड स्टार्ट है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा तुम्हें, खाली कलर में चेंजेस दिखेंगे। इसका देखो मतलब गले के पास पूरा येलोइश कलर रहता है और नीचे बॉडी थोड़ा व्हाइट कलर की रहती है, ओके। और वापस इसके जो फेदर्स है वो ग्रे कलर के हैं। फिर ये रॉबिन हो गई। फिर है रेड स्टार्ट। तो रेड स्टार्ट में देखोगे तो थोड़ा बॉडी ऊपर से फेदर्स ब्लैक कलर के हैं, ओके। सिर और जो फेदर वाला एरिया है वो थोड़ा ब्लैक कलर का है। तो ये है रेड स्टार्ट। फिर दूसरी आगे नेक्स्ट बर्ड देख लेते हैं हम, जो कि टिबेटियन स्नोकॉक। तो ये इस तरीके का रहता है, टिबेटियन स्नोकॉक, ये वाला बर्ड। सबको इमेजेस प्रॉपर्ली दिख ही रही है। फिर है रेवन, ये तो कौवे जैसा ही है थोड़ा बहुत दिखने में, क्लियर। खाली चोंच थोड़ी छोटी है और बॉडी भी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है क्रो जैसी बल्कि, तो इसे हम कहेंगे रेवन। और फिर है होपोई, क्लियर। ये इस टाइप की बर्ड, सिर पे मतलब वो कॉक के कैसा रहता है, कॉक के जैसा सिर पे रहता है ना, वैसा इसके सिर पे रहता है। और ब्लैक एंड व्हाइट इसके फेदर्स है, मतलब स्ट्रिप्स है ब्लैक एंड व्हाइट की, जैसे ज़ेब्रा के ऊपर बॉडी के ऊपर रहता है वैसा। देखो ये उड़ रही है तो ये उड़ने वाला उसका इमेज, क्लियर। तो हमने सारी देख ली है, सारी टाइप की बर्ड्स कौन कौन सी होती है। एक तो रॉबिन बर्ड, क्लियर। फिर है रेड स्टार्ट, उसके बाद है टिबेटियन स्नोकॉक इस तरीके का, फिर रेवन यानी कि कुछ क्रो टाइप का ही है ये तो, और फिर लास्ट में होपोई, क्लियर। ओके आगे करते हैं अभी हम। तो 5 टाइप की बर्ड्स, दीज आर कॉमन हियर। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, कुछ कुछ इसमें जो है माइग्रेटरी बर्ड्स है, यानी यहाँ पे परमानेंट नहीं रहती है, वो कुछ अलग एरिया से माइग्रेट करके यहाँ आती है। बर्ड्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेट करती है बच्चों, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेट करती है। क्लाइमेट में जैसे चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनका सीजन रहता है कि वो कौन से जगह में जाएंगे। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर, अब यहाँ के एनिमल्स देख लेते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, फ्रूट्स देख लिए, फिर कौन कौन से बर्ड्स है वो देख लिए। अब यहाँ के एनिमल्स देख लेते हैं, क्लियर। फ्लोरा एंड फाउना वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। तो फ्लोरा रिलेट करेगा फ्लावर्स प्लांट से, और फाउना रिलेट करेगा एनिमल्स से। तो एनिमल्स कौन कौन से, वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शिप, ठीक है। गोट और शिप पता है, तो अगर गोट अगर वाइल्ड गोट और वाइल्ड शिप। फिर याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, ठीक है। तो वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप, फिर याक और कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। तो देख लेते हैं वाइल्ड गोट कैसा दिखता है। वाइल्ड गोट सच में वाइल्ड दिखता है, इसके सिंग देख लो तुम कैसे दिखते हैं, ऐसे गोल थोड़े डरावने, ओके, डिजाइन वाले। फिर वाइल्ड शीप भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही दिखेगा इससे, ओके। वाइल्ड शीप जो है वो भी उतना ही सिमिलर है। वाइल्ड गोट एंड वाइल्ड शिप में अपीयरेंस में उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। शिप में ऐसा होता है थोड़ा इनके यहाँ पे दाढ़ी टाइप रहती है, बियर्ड्स, फैशन फॉलो करते हैं ना वो लोग बियर्ड रखने का। फिर नेक्स्ट है याक। तो याक भी हमें पता है इस टाइप का रहता है, हमने प्रीवियस नेचुरल वेजिटेशन वाला जो चैप्टर किया था ज्योग्राफी में, तब भी मैंने इमेजेस बताई थी याक कैसे रहते हैं, क्लियर। तो ये सारे एनिमल जो है यहाँ पे पाए जाएंगे, वाइल्ड गोट, वाइल्ड शिप, याक और कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड्स। तो एनिमल्स को रियरिंग क्यों करते हैं, जो चरवाए होते हैं वो एनिमल्स को क्यों चराते हैं, ग्रासेस वगैरह क्यों खिलाते हैं, ताकि वो उनसे मिल्क ले सके, मीट ले सके, और हाइड्स यानी कि एनिमल्स की स्किन। सो याक्स मिल्क इज यूज्ड टू मेक चीज एंड बटर। तो याक का जो मिल्क होता है उससे क्या बनाया जाता है, मिल्क एंड चीज एंड बटर बनाया जाता है। द हेयर ऑफ द शिप एंड गोट इज यूज्ड टू मेक वुलन्स। और शिप और गोट के जो हेयर्स होते हैं ना वो वुलन्स बनाने के लिए काम आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो सेक्शन देखते हैं। डू यू नो द चीरू ऑल द टिबेटियन एंटीलोप को चीरू कह रहे हैं, इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि वो खत्म होने वाली, बहुत ही गिनती के बच गए हैं, ओके। एक होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज होता है, एक होता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो गए, जैसे कि हम बोले डायनासोर, तो वो एक्सटिंक्ट में माना जाएगा। एंडेंजर्ड यानी कि जैसे टाइगर, लायन वगैरह हम देखे तो बहुत कम बचे हैं, ठीक है, तो हम उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में गिन सकते हैं। तो जैसे टिबेटियन एंटीलोप है वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इट इज हंटेड फॉर इट्स वुल नोन एज शातूश विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म।
तो इसका हंटिंग क्यों किया जाता है टिबेटियन एंटीलोप का? इसका हंटिंग इसलिए किया जाता है ताकि इससे ये लोग वुल ले सके, जिसका नाम है शाहतोश। ये वुल की क्या क्वालिटी है? बहुत ही लाइट वेट है और एक्सट्रीमली वार्म है, इसलिए ये टिबेटियन एंटीलोप का हंटिंग भी किया जाता है। ओके, इसलिए वो काफी कम बच गए हैं। तो टिबेटियन एंटीलोप की इमेज में बता रहा हूँ, देखो ये इस टाइप के जो रहते हैं इसे हम टिबेटियन एंटीलोप कहेंगे। क्लियर? टिबेटियन एंटीलोप कैसे दिखते हैं सबको समझ में आ गया? इसके सींग देखो ऐसे बड़े बड़े एकदम स्ट्रेट रहते हैं, स्ट्रेट। क्लियर? तो ये है टिबेटियन एंटीलोप और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने फ्लोरा फाउना टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है हम यहाँ के लोगों के बारे में देखेंगे, ठीक है? पीपल इन लद्दाख। तो एक और डू यू नो सेक्शन है, देखो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्री। तो विलो ट्री से जो है फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स जो है वो बनाए जाते हैं। आगे करते हैं, डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। तो यहाँ के जो लोग हैं या तो मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट है। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas. तो बहुत सारी लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल गोमपास। गोमपास मतलब एक टाइप ऑफ जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रहती है उसी का एक टाइप है। तो देखो ये इस टाइप के गोमपास मानी इसको बोलते हैं, ठीक है? एक ऊपर डोम शेप का रहता है और उसके ऊपर बीच में ऐसा सेंट्रल झंडे टाइप का दिखाया जाता है। ओके, तो ये सब गोमपास के इमेजेस है। ये इसमें देखा होगा, हाँ, कौन सा सॉन्ग आता है ना, वो मूवी कौन सी, बजरंगी भाईजान में वो नहीं सॉन्ग आता है, ठीक है? उसमें ये वाला दिखाया जाता है गोमपास। ये यहीं पे बैठ के वो लोग सॉन्ग गाते हैं। सॉन्ग का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, क्या था। ओके, तो गोमपास हमने देख लिए किस टाइप के होते हैं। आगे करते हैं अभी इसमें। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमिस, ठीक से शे एंड लमायुरू। एक मोनेस्ट्री का यहाँ पे इमेज दिया है हमें, ये रहा नीचे, द ठीक से मोनेस्ट्री। ओके, यहाँ पे एक बीच में एक मोनेस्ट्री दिखाई है। तो अलग अलग ये 4 मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ पे, फेमस मोनेस्ट्रीज। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। तो समर सीजन में जहाँ के जो लोग होते हैं वो ये सारे क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। ओके, क्या क्या क्रॉप्स है? बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। इमेजेस देख लेते हैं। बार्ले यानी हिंदी में जो जौ बोलते हैं हम उसको, ठीक है, वो होता है बार्ले। पीस पता होगा सबको, पीस क्या होता है? मटर जो होता है, मटर के दाने, उसे हम पीस कहते हैं। बटाना बोलते हैं ना। बीन्स अलग अलग टाइप के बीन्स होते हैं, ठीक है, मतलब टोटल बहुत सारे टाइप के बीन्स होते हैं, 18 टाइप के बीन्स होते हैं। तो बीन्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। फिर टर्निप यानी कि जो रूटेड वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो रूट्स हम जो यूज खाते हैं, जैसे ऑनियन वगैरह, ये रूट वेजिटेबल्स बोला जाता है, ठीक है, रूटेड वेजिटेबल्स, तो उसे हम टर्निप कहेंगे। तो ये 5 टाइप के, बार्ले, पोटैटो मैंने इमेज नहीं बताई, ठीक है, पोटैटो भी एक रूट वेजिटेबल ही है, ठीक है, जमीन के नीचे ग्रो करता है। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। देखो विंटर मंथ में क्लाइमेट इतना हार्श है, मतलब कुछ वेजिटेशन तो हो नहीं सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर हो नहीं सकता है, तो लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, फेस्टिवल सीजन्स और सेरेमनीज में बिजी रखते हैं, मतलब बस फेस्टिवल मनाओ, काम धाम कुछ नहीं। द वुमन आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, वुमेन्स बहुत ही हार्ड वर्किंग है, यहाँ की बहुत सारा काम संभालती है। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। तो घर के काम करती है, फील्ड्स के भी काम करती है, साथ साथ में अपने अपने छोटे बिजनेसेस और शॉप्स भी संभालती है। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। तो लद्दाख का कैपिटल है लेह लद्दाख हम बोलते हैं। ओके, तो लेह कैपिटल है और इट इज वेल कनेक्टेड बाय रोडवेज एंड ऑल्सो एयरवेज, यानी वहां पे एयरपोर्ट भी है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द
जोजिला पास। ओके, तो जो नेशनल हाईवे है लेह का, वो लेह को कश्मीर से कनेक्ट करता है वाया जोजिला पास। तो जोजिला पास की इमेजेस देखते हैं, ये इस टाइप का पहाड़ों से होते हुए जो रास्ता गुजरता है। ओके, तो ये है जोजिला पास, एकदम माउंटेन के एजिस पे ये जो रास्ता बनाया जाता है। यहाँ पे ड्राइविंग करना मतलब बहुत खतरनाक है। साइड में कुछ रेलिंग्स वगैरह भी नहीं है, थोड़ा भी मिसमैनेज बराबर ड्राइव नहीं किया तो गाड़ी सीधा नीचे निकल जाती है, यहाँ पे सीधा पहाड़ से नीचे। तो बहुत ही ध्यान से ड्राइविंग करना रहता है, और इवन बहुत धीरे धीरे चलाते हैं लोग यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मतलब 10-20 की स्पीड भी बहुत हो गई यहाँ पे तो, और वापस आमने सामने गाड़ियां आती रहती है। ओके, जोजिला पास ये वाला। तो जोजिला पास से ले जो होता है वो कनेक्ट करता है डायरेक्टली कश्मीर से। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयस? तो बहुत सारे पासेस हैं हिमालयस में। जोजिला पास वन ऑफ द पास हमने नाम सुना। ओके, जो कि लेह को कनेक्ट करता है कश्मीर से। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, लद्दाखी वुमन का ड्रेस देख लो। ट्रेडिशनल वुमन, लद्दाखी वुमन इन ट्रेडिशनल ड्रेस, इस टाइप का ट्रेडिशनल ड्रेस है वहां का। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो यहाँ पे टूरिज्म एक मेजर एक्टिविटी बन चुका है। बहुत सारे लोग टूरिस्ट वहां जाते हैं लेह लद्दाख में सारी चीजें देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। विजिट्स टू द गोम्पास ट्रैक्स टू सी द मेडोज एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। जो टूरिस्ट आते हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? गोम्पास देखते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, ग्लेशियर्स देखते हैं। ओके, वहाँ की सेरेमनीज जो लोग मनाते हैं, फेस्टिवल वो लोग जो मनाते हैं वो देखते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो है टूरिस्ट वहां पे जाके करते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इन इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। जैसे हमने सहारा में देखा था, ठीक है, वहां पे भी धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। वहां के जो लोग थे, अब वो धीरे धीरे टूरिस्ट और गाइड का काम करना शुरू कर दिया था। ऑफिस में जाके जॉब्स वगैरह सर्च करके जॉब्स करते थे। ओके, बट यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ के भी लोगों की लाइफ जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। लेकिन लद्दाख के जो लोग हैं वो इतने सालों से, ओके, उन्होंने सीख लिया है कि किस तरीके से नेचर के साथ बैलेंस बना के रहना है। ऐसा नहीं कि नेचर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देना है। ओके, नेचर के साथ बैलेंस बना के रहना है। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, दे आर यूज्ड विद रेवरेंस एंड केयर। ओके, जहाँ पे वाटर और फ्यूल की बहुत स्कैरसिटी है तो उसको बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, बहुत केयर से यूज किया जाता है, बहुत धीरे धीरे, रेवरेंस यानी केयरफुली यूज किया जाता है। ज्यादा वेस्ट वगैरह नहीं करते, थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, रिजर्व कर करके यूज करते हैं। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। कुछ भी वो लोग डिस्कार्ड मतलब वेस्ट नहीं करते, कोई भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करते हैं। क्लियर, बहुत ध्यान से यूज करते हैं और जितना चाहिए उतना ही यूज करता है। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा वगैरह या वेस्ट कर दिया। क्लियर, एक और लास्ट डू यू नो सेक्शन देखते हैं। मनाली ले हाईवे जो है इट क्रॉसेस 4 पासिस। इसके पहले हमने कौन सा देखा था? ले से कश्मीर जाने के लिए जोजिला पास लगता है। ओके, और मनाली ले हाईवे जो है वो 4 पासिस से गुजरता है। रोहटंगला, बारालाचाला, फिर लुंगालच्छाला एंड टंगलंग ला। अजीब अजीब नाम है ये सारे। द हाईवे ओपन ओनली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर व्हेन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड। तो ये जो हाईवे है मनाली ले हाईवे, ये खाली 4 महीने के लिए ही खुलता है। ठीक है, जुलाई से लेकर सितंबर तक। और जब यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है, जब स्नो क्लियर की जाती है तभी ये हाईवे खुलता है। तो एक ये जो 4 पासिस है उसमें से एक पास का यहाँ पे ये जो 4 पासिस है इसमें से एक पास का पिक्चर दिया है, बारालाचाला, उसका इमेज हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है। क्लियर, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। होमवर्क में तुम्हें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। चलो एमसीक्यूज के क्वेश्चन, चलो बताओ ये 4 के 4 क्वेश्चंस अभी तुम सॉल्व कर देना। ओके, हमने अभी 6 क्वेश्चन है एमसीक्यूज में और मैच द फॉलोइंग है। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग नोटबुक में सॉल्व कर देना। ठीक है, आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर एमसीक्यूज और मैच द फॉलोइंग।